प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति अर्थात फ्रांस का जो पंचम गणतंत्र है, जो कि 4 अक्टूबर 1958 में लागू किया गया है। इस पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे आज हम। क्या? राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। आज मैंने आपके लिए पहले नोट नहीं किया है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक लगभग मैंने 325 वीडियो अपलोड कर दी हैं यहाँ नोट करके। अब मैं थोड़ा सा इसका तरीका बदलना चाह रहा हूँ कि क्यों ना मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को कोई भी टॉपिक साथ के साथ समझाता जाऊं और यहाँ नोट करता जाऊं। तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना कमेंट दें कि यहाँ साथ साथ लिखना और समझाना ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हों, या फिर वापस जो पुरानी हमारी प्रक्रिया तरीका है उसी के आधार पर आपके लिए लेक्चर तैयार करें। तो प्लीज़ प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा आप मुझे अवगत अवश्य कराएं कि इन दोनों में से कौन सा तरीका आपको पसंद है। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति, और इसमें मूलतः आज हम लेंगे इसकी निर्वाचन प्रक्रिया। केवल निर्वाचन प्रक्रिया की बात करेंगे आज हम, ठीक है भाई? केवल निर्वाचन प्रक्रिया की बात करेंगे आज हम। तो ध्यान दें, वास्तव में एक विद्वान है मॉरिस जोन्स, उन्होंने कहा है कि पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति 19वीं शताब्दी के राजाओं से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। यस, नोट कीजिएगा ये बात। क्लियर? तो इससे ये तो आभास हो ही गया है कि वास्तव में पंचम गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है उसे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। मैं दूसरे रूप में कहना चाहूँगा कि पंचम गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन में अध्यक्षात्मक शासन में परिवर्तित हो गया। मतलब पंचम गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां दी गई कि चतुर्थ गणतंत्र में शक्ति का केंद्र संसद थी, व्यवस्थापिका थी, इसलिए वहां संसदात्मक शासन प्रणाली वास्तव में प्रथम स्थान पर थी। परंतु पंचम गणतंत्र में शक्ति का केंद्र, शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति है। मतलब यहाँ राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई है। जबकि चतुर्थ गणतंत्र में क्या स्थिति थी? चतुर्थ गणतंत्र में शक्ति का केंद्र संसद थी। मतलब चतुर्थ गणतंत्र में वास्तव में शक्ति का केंद्र संसद थी, अर्थात व्यवस्थापिका फ्रांस में। और पंचम गणतंत्र में शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्ति दी गई है। जैसे राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, डेफिनेटली है ये। जब इसको शक्ति बहुत ज़्यादा दी गई है तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होना जरूरी है। 1962 में ये व्यवस्था की गई है। 1962 के अंतर्गत ये परिवर्तन किया गया है। जबकि इससे पहले वास्तविक रूप में फ्रांस का राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता था। क्या कहा मैंने? 1962 से पहले फ्रांस का राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता था। निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता था। किसके द्वारा? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता था। परंतु जब वास्तविक रूप में जनरल डी गॉल ने देखा, जो कि पंचम गणतंत्र का संविधान तैयार करने वाले हैं,
इन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रपति को जब इतनी शक्ति दे दी गई है तो फिर इसका निर्वाचन भी निर्वाचक मंडल के द्वारा नहीं होना चाहिए बल्कि प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा होना चाहिए। तो अभी फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा होता है। अतः यह मूल बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि पंचम गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति को बनाया गया है, जबकि चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत शक्ति का केंद्र संसद थी। मूल परिवर्तन ये किया गया है। अब इससे संबंधित मूल बातें क्या है कि भाई राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होंगी, तो संविधान के अंतर्गत योग्यताओं के बारे में स्पष्ट रूप में कुछ भी नहीं कहा गया है। केवल इतना ही कहा गया है कि फ्रांस का कोई भी वयस्क नागरिक राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और चुनाव प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा किया जाता है आज। इसके बाद में कार्यकाल की बात आती है। तो भाई वास्तविक रूप में राष्ट्रपति का कार्यकाल पंचम गणतंत्र में चतुर्थ गणतंत्र की तरह 7 वर्ष रखा गया, लेकिन 2000 के अंतर्गत जनमत संग्रह के आधार पर या जनमत संग्रह के माध्यम से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। मैंने पिछला जो लेक्चर दिया था वहां आपको बताया था कि राष्ट्रपति कार्यकाल 7 वर्ष, लेकिन वो 7 वर्ष कार्यकाल वास्तविक रूप में प्रारंभ में था। चतुर्थ गणतंत्र में भी 7 वर्ष था, पंचम गणतंत्र में भी प्रारंभ में 7 वर्ष ही रखा गया, लेकिन 2000 में परिवर्तन कर दिया गया और अब जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है आज वर्तमान समय में वह फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष है, केवल 5 वर्ष है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके बाद में जो मूल बात समझने की है कि भाई पंचम गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है इसकी निर्वाचन प्रक्रिया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। वास्तव में पंचम गणतंत्र में शक्ति का जो केंद्र बनाया गया है ना वो राष्ट्रपति को बनाया गया है, तो इसलिए निहायत जरूरी था कि जब ये शक्ति का केंद्र है तो फिर इसका निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा नहीं हो, जैसा कि भारत और अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है कि नहीं होता है। अब मैं उनकी निर्वाचन प्रक्रिया नहीं समझा रहा हूँ, मैं संकेत दिया है बस। इसी प्रकार से वास्तविक रूप में फ्रांस के अंतर्गत भी राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता था, परंतु वास्तव में इसमें 1962 में परिवर्तन कर दिया गया और अब फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब मूल बात और समझनी है कि ये संसदात्मक शासन से अध्यक्षात्मक शासन में परिणित हो गया, बदल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली न हो। भाई फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही शासन प्रणालियों का मिश्रण है, इसलिए फ्रांस की शासन व्यवस्था को अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली का नाम दिया जाता है। अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली का नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में हम देखते हैं तो जैसे कार्यपालिका है, थोड़ा समझें प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कार्यपालिका है तो कार्यपालिका के वास्तव में हम देखते हैं फ्रांस में 2 प्रधान हैं। भाई 2 प्रधान है, एक तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद है ही जो कि प्रत्यक्ष रूप में जनता चुन रही है इसको, ठीक है, जनता चुनती है इसको, जनता चुनती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पद भी है, प्रधानमंत्री का पद भी है। लेकिन अब यहाँ ध्यान देंगे वास्तव में शक्तिशाली कौन है? जो राज्याध्यक्ष है वो शक्तिशाली है। तो जो राज्याध्यक्ष है वो शक्तिशाली, इसका मतलब ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। संसदात्मक शासन प्रणाली में जो शासनाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री वो शक्तिशाली होता है, लेकिन फ्रांस के अंतर्गत वास्तव में राष्ट्रपति को शक्ति का केंद्र बनाया गया है। और इसके बाद में जो राष्ट्रपति होता है ना, ये राष्ट्रपति है तो कार्यपालिका का ही प्रधान है ये, लेकिन वास्तव में ये राष्ट्रपति है ना, ये समझे थोड़ा भाई। ये जो वहाँ की संसद है, वहाँ की जो संसद है अर्थात व्यवस्थापिका भाई, राष्ट्रपति इसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। परंतु प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। इसलिए एग्जाम पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी है? तो कौन है? राष्ट्रपति इसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। और बात समझे कि यहाँ वास्तविक रूप में जो प्रधानमंत्री और इसका जो मंत्रिमंडल होता है वो मंत्रिमंडल वास्तविक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी तो हैं, लेकिन ये इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद में क्या राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है? यस। अगर यह देशद्रोही है
यदि यह देशद्रोही है या किसी भी रूप में राष्ट्रहित के विरुद्ध कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। मतलब संसद के दोनों सदनों के बहुमत से, दोनों सदन कौन से हैं, क्या नाम है, राष्ट्रीय परिषद और सीनेट, दोनों सदनों का नाम क्या है, राष्ट्रीय परिषद और सीनेट। तो ये बहुमत के आधार पर क्या, संसद के दोनों सदन बहुमत के आधार पर अभियोग लगाकर इसे पद से हटा सकते हैं। मैं केवल यहाँ संकेत दे रहा हूँ क्योंकि हमें तो वास्तव में मूल बात जो बतानी थी वो ये है कि चतुर्थ गणतंत्र में शक्ति का केंद्र संसद थी और पंचम गणतंत्र में शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति है। इसमें जो ये कार्यपालिका का प्रधान है राज्याध्यक्ष, ये शासनाध्यक्ष है। तो यहाँ जो राज्याध्यक्ष है राष्ट्रपति, इसको ही वास्तविक रूप में सर्वे सर्वा माना गया है और ये राष्ट्रपति संसद के प्रति किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है। इसी के साथ में राष्ट्रपति का संसद से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति को सीधा जनता चुन रही है, इसलिए वाकई ये शक्तिशाली होगा। अब मूल बात जो इसमें समझने की है वो ये है कि भाई पंचम गणतंत्र में वास्तविक रूप में संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इन दोनों का मिश्रण किया गया है। और राष्ट्रपति की बात आती है तो यहाँ राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति देने का प्रयास किया गया है जनरल डी गॉल के द्वारा। क्यों? क्योंकि इससे पहले राजनीतिक अस्थायित्व बना हुआ था और शक्ति का केंद्र संसद बनी हुई थी और राष्ट्रपति के नाम मात्र का था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ अस्थिरता बनी हुई थी, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। इसलिए पंचम गणतंत्र में विशेष प्रयास किया गया डी गॉल के द्वारा, जिनके नेतृत्व में पंचम गणतंत्र का संविधान बनाया गया है, कि भाई राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दी जाए और इसको संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाए। और इसी के साथ में ये प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा भी चुना जाना चाहिए। 1962 से पहले निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता था, लेकिन 1962 में परिवर्तन कर दिया गया और अब वास्तव में फ्रांस का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा चुना जाता है। तो अंत में आप यहाँ ये समझेंगे क्या कि वास्तव में पंचम गणतंत्र का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन चुनाव प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा होता है। क्या? प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा होता है। मूल बात इसमें ध्यान ये रखनी है। और एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि आज फ्रांस के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है, 2000 में 5 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले 7 वर्ष था। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो 7 वर्ष बताया था वह चतुर्थ गणतंत्र के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। पंचम गणतंत्र में ही प्रारंभ में 7 वर्ष ही था, लेकिन आज 2000 के बाद में देखिए हम तो फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में मूल जो ये बात है ये ध्यान रखनी है, संसदात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन, ठीक है। यहाँ इसका मिश्रण किया गया है। और पंचम गणतंत्र में वास्तव में विद्वान कहते भी हैं कि भाई पंचम गणतंत्र का संविधान संसदात्मक शासन से अध्यक्षात्मक शासन में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और जब राज्याध्यक्ष बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है इसका मतलब जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो सर्वेसर्वा है, इसलिए इसे अध्यक्षात्मक शासन कहा जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि राष्ट्रपति का संसद से कोई लेना देना नहीं है, ये इसके सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान देंगे कौन? राष्ट्रपति, बल्कि जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए ये संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, अर्थात राष्ट्रपति संसद के प्रति अनुत्तरदायी होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी वास्तव में प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल है और संसद है, इनका पारस्परिक संबंध क्या होगा इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। यहाँ तो केवल आपको यही बात ध्यान में रखनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति, इसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या कहा मैंने, इसकी क्या योग्यताएं हैं, इसका क्या कार्यकाल है, इसकी क्या निर्वाचन की प्रक्रिया है और पंचम गणतंत्र में शक्ति का केंद्र क्या है। ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये सभी बातें आप समझ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा ये सैंपल के रूप में, निदर्शन के रूप में ये एक लेक्चर दिया है, आप मुझे अवगत कराएं कि हम प्रतिदिन इसी तरीके से समझाना शुरू करें या फिर पहले नोट कर लें, उसके बाद में उसकी एक्सप्लेन व्याख्या करें। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बाकी मेरा विवेक तो है ही, मुझे किस रूप में पढ़ाना है वो मैं स्वयं तय करूँगा, लेकिन मैंने एक ट्रेलर दिया है आपके लिए, मतलब निदर्शन है, एक सैंपल है, एक निदर्शन है। निदर्शन मतलब जानते हैं, जैसे आप
किसी व्यापारी के पास जाते हैं सरसों या गेहूं लेकर के, तो वो आपकी सरसों और गेहूं को देखता है तो गेहूं की बोरी में ऐसे हाथ डालेगा 2 दाने लेगा और ऐसे देखेगा, सरसों की बोरी में हाथ डालेगा 2 दाने लेगा, उनको चबा कर देखेगा कि तेल की कितनी मात्रा। तो ये निदर्शन सैंपल है कि एक पूरी 1 क्विंटल की बोरी में से 2 दाने लेकर के पता लगा लिया कि भाई इसमें अच्छा माल है कि बुरा माल है। तो उसी तरीके से एक सैंपल है आपके लिए। तो आप स्वयं देखिएगा कि इस रूप में आपको पढ़ना लाइक है या डिसलाइक है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं प्लीज़। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का कि आपको ये तरीका पसंद आया कि नहीं आया। इसके बाद में अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित होगा। हालांकि वहाँ पर भी मैं महत्वपूर्ण बातें नोट कर दूंगा पहले, लेकिन प्लीज़ ये मैंने एक छोटा सा ट्रेलर आपके लिए रखा है, एक सैंपल है ये, तो इसके लिए आप थोड़ा सा मुझे अवगत कराएँ कि ये तरीका आपको पसंद है कि नहीं है। हाँ, जैसे आप यस बोलते हैं तो फिर उसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज मैंने इसलिए जो लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा नहीं लिया है कि कहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कोई परेशानी आए, तो कम से कम वापस फ्रांस के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और उसकी शक्तियों को साथ में लेते हुए पहले नोट करके और उसके बाद में इसकी व्याख्या कर दूंगा। इसलिए आज का जो लेक्चर है मैं यहीं तक सीमित रख रहा हूं। आशा करता हूं ये सब बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।